नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आज हम आपको ऐसी शख्सियत को मिलवाएंगे जिनका आज जन्मदिन है। शायद आप समझ गए होंगे, शिक्षाविद एक क्षेत्र का उन्होंने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया। आज वो शख्स मेरे साथ हैं, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र नाहटा आज इस जन्मदिन के अवसर पर मेरे साथ हैं। नरेंद्र जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। आपका बर्थडे है, हमेशा आप ऐसे खुश रहें, मैं ये आशा करता हूँ ईश्वर से। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा खुश रहता हूँ और परमात्मा जब तक खुश रखेगा खुशी रहेंगे। नरेंद्र जी, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू शूट किए, हमेशा मेरे अलग अलग विषय हुआ करते हैं, बहुत सारे विषय मैंने आपसे बात की, पर आज एक सवाल मैं आपसे पूछूं। लंबे समय से मैं आपको देख रहा हूँ 85 से थोड़ा थोड़ा राजनीति समझता था, क्योंकि मैं पटवा परिवार के बहुत नजदीक रहा और सामने आप चुनाव लड़े थे उनके, मैं उनके साथ खड़ा हुआ था। तब से लेकर 2023 क्या वजह है कि आपने इसको मेंटेन कर रखा अपने आप को? यहाँ के रिश्तों को नहीं, अपने आप को। अपने आप को आज भी युवा लगते हैं, आप युवा लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, आपकी नियत में ईमानदारी हो, सोच में सकारात्मकता हो, तो मेरे को लगता है कि फिर आप खुश रहते हो, और आप खुश रहते हो तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। जब आप अपनी राजनीति में या अपने व्यवहार में नकारात्मकता लाते हो, दूसरों का बुरा सोचते हो, कुछ षड्यंत्र करते हो, जो राजनीति का आम हिस्सा हो, पैटर्न वही है। हाँ, तो जब आप इन सब चीजों से दूर रहते हो और एक पॉजिटिव बात सोचते हो, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, अपना दिमाग अच्छी चीजों पे लगाते हो, सबसे रिश्ते बनाते हो, जो आपके मित्र हैं उनसे भी, और जो आपसे असहमति रखते हैं उनसे भी, तो मुझे लगता है कि ये आपको एक तरह की प्रसन्नता देता है, खुशी देता है, और वही आपके स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है। नरेंद्र जी, आपकी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसको आप संभालते हैं, परिवार को संभालते हैं, फिर मनासा को भी आपको संभालना, कैसे मेंटेन करते हैं? बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये आपने यूनिवर्सिटी वगैरह की बात कही, वहाँ तो सब लोग ये मानते हैं कि यूनिवर्सिटी में जितनी हमारे काम करने वालों को, हमारे टीचर्स को, दूसरों को फ्रीडम है, उतनी ऐसी संस्थाओं में बहुत कम जगह मिलती। तो मेरा एक सोच है, एक लिबरल सोच है कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उस पर विश्वास करो, काम करने दो उसको, अपना विजन और अपना मिशन उसको बता दो, फिर उसकी जवाबदारी कि उसको क्रियान्वित करे। तो हम एक मिशन के साथ काम करते हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। तो जहां तक मनासा का सवाल है, तो मुझे खुशी देता है। हाँ। ये मैं कहता हूँ मेरी बैटरी चार्ज करता है। ये मैं आता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। मैं 85 से आ रहा हूँ, 38 साल होने आ गए मेरे को, 38 साल मेरे को यहाँ आते आते हो गए। और आपने देखा कि मैं 2003 के बाद मेरे को चुनाव भी नहीं लड़ा, लेकिन मेरा आना जाना, मिलना जुलना, लोगों के साथ अच्छे दिनों में बुरे दिनों में उनके साथ बैठना, भागीदारी करना, कभी कमी नहीं आई। तो ये लोगों को भी अच्छा, मेरे रिश्ते हैं जो 38 सालों में बने, और मुझे खुशी देते हैं। अब नरेंद्र जी, थोड़ी राजनीति की मैं बात करूंगा, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ नेता हैं और मैंने आपके बहुत सारे स्पीच भी बहुत सारे कॉलेज में सुनी। एक बार माउंट आबू में आप ब्रह्मा कुमार विश्वविद्यालय में आप भाषण दे रहे थे, मैंने आपका सुना है। बाहर भी आपके भाषण, सब जगह आपकी प्रशंसा होती है। मैं आपसे कुछ राजनीति को लेकर करता हूँ। लोकप्रियता होने के लिए क्या करना चाहिए? इंसान लोकप्रिय कैसे बन सकता है? सीधे सच्चे रास्ते पे चलो, रिश्ते बनाओ। राजनीति देखो एक अवसर है, राजनीति पद प्राप्त करने का एक कोशिश हो सकती है आपकी, कि राजनीति के माध्यम से आप एक पद प्राप्त करने की कोशिश कर सकते, वो आपकी एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। लेकिन राजनीति उससे बड़ा प्लेटफॉर्म रिश्ते बनाने का है। अगर आप उस प्लेटफॉर्म को आप रिश्ते बनाने के लिए यूज करते हो, तो मुझे लगता है कि फिर आप राजनीति में सफल होते हैं। और राजनीति की सफलता क्या होती है, इसको समझिए। मैंने देखा कि मतलब लोग इस बात को मानते हैं कि भाई मैं विधायक हो गया, या मैं सांसद हो गया, या मैं किसी राजनीतिक, तो ये मेरी सफलता, और जो नहीं पहुंच पाया वो सफल नहीं। पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि नहीं, राजनीति में आपने एक पहचान बनाई और एक प्रतिष्ठा बनाई, तो आप राजनीति में सफल हो। आप पद पर भी हो, और अगर आपके पास वो प्रतिष्ठा नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप राजनीति में फेल हो गए। जब मैं अपनी सोच पर काम करता था, तो मैं राजनीति में काम करता। तो नरेंद्र जी, एक चीज देखिए, लोग राजनीति में काम करते हैं,
99% लोग असफल होते हैं, 1% लोग सफल होते हैं। बिल्कुल। वो मूल मंत्र क्या है? मैंने जो कहा ना आपको कि आप राजनीति किस लिए कर रहे हो, देखिए राजनीति आज का जो समय है उसमें लोग दो लक्ष्य लेके चलते हैं। या तो पद प्राप्त, वो प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा, या वो पैसा कमाने की राजनीति को व्यवसाय मान लेते हैं। ये एक बड़ा वर्ग अब ऐसा हो गया। मैं समझता हूं यही आप मूल गलती कर रहे हो राजनीति में काम करने की। राजनीति न तो व्यवसाय है, न पैसा कमाने का माध्यम है। अगर आप पैसा कमाने के लिए आ रहे हो तो राजनीति से ज्यादा बेहतर अवसर जो है वो व्यापार में, दूसरे शिक्षा के बाद आप कोई अच्छा जॉब करते हो उसमें है। लेकिन अगर आप सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए राजनीति में आ रहे हो तो फिर आप समझो कि आपको अपनी नियत की में ईमानदारी रखनी पड़ेगी, लोगों के साथ मिलना, निस्वार्थ और निष्काम भाव से आप लोगों से रिश्ते बनाओगे तो फिर राजनीति में आप सफल हो। तो जो 1% लोग जिनको आप सफल मान रहे हो, मुझे नहीं पता आप किसको सफल कर रहे हो, वो जो पदों से बहुत ऊपर पहुंचे तो हो सकता है जो आप कह रहे हो, लेकिन अगर वो 1% आप उन्हें मान रहे हो जो राजनीति में प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए आए और जिनने निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से काम करके और समाज में और एक नाम बनाने की कोशिश की, तो मैं मानता हूं उन्हें पद मिला या नहीं मिला वो राजनीति में सफल थे। और वो मैं अपने आप को मैं संतुष्ट हूं उस हिसाब से अपनी राजनीति से। राजनीति में एक और एक बड़ा चीज होता है कि जनता को अपन कैसे जोड़ सकते हैं अपने साथ। फिर आप राजनीति में आए हो, अपनी पहचान बनाने के लिए आए हो, तो आप समझो इस बात को, अगर मेरा उद्देश्य पैसा कमाने का है तो वो उस गरीब आदमी के शोषण के बगैर कभी नहीं हो सकेगा। जी, मान के चलिए आप जी, आप जिस योजना में आप जो गलती करते हो जी, उसका अंतिम उसका जो इम्प्लीकेशन होता है वो ये होता है कि जिस गरीब व्यक्ति के लिए वो योजना बनी थी उस गरीब व्यक्ति का शोषण कर रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। जी, तो मैं मानता हूं कि अगर आपकी वो नियत में सफाई है और आप उन योजनाओं के साथ उस आदमी को मदद कराने के लिए जुड़े हो जो गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था कि अगर तुम किसी भ्रम में हो तो मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं कि जब तुम कोई निर्णय लेने में तुम्हें कोई भ्रम हो रहा हो तो अपनी आंख बंद करना और विचार करना कि मैं जो कर रहा हूँ समाज का जो बिल्कुल अंतिम व्यक्ति है, मेरे इस काम से उसका लाभ होगा या नहीं होगा। अगर उसका लाभ हो रहा है तो तुम्हारा निर्णय सही है, अगर उसका लाभ नहीं हो रहा है तो तुम्हारा निर्णय गलत है। तो मैं ये कहता हूं कि राजनीति यदि इस हिसाब से करोगे तो रिश्ते भी बनेंगे और लोकप्रिय भी होंगे। एक और मेरा सवाल आता है कि राजनीति में बहुत सारे ऐसे पावरफुल लोग होते हैं, मसल पावर होता है, पैसा उनके पास होता है, ऐसे में उस व्यक्ति से कैसे जीता जा सकता है? नहीं, कोई सामने वाला देखिए एक तो पैसा नहीं उसके पास। मेरी बात सुनो, आप जीत किसको मानते हो? आप जीत इस बात को मानते हो कि आपको वोट ज्यादा मिले और सामने वाला हार गया? मैं मानता हूं कि नहीं, ये गलत है। मैं मानता हूं कि आपने एक उद्देश्य लेके आप चुनाव लड़े, एक लक्ष्य लेके आप चुनाव लड़े, आपने अपनी बात जनता को कहने की कोशिश की और उसके बाद ठीक है कि जनता ने आपकी बात को उतना स्वीकार नहीं किया, आप चुनाव हार गए, लेकिन आपका मिशन क्या था, आपका लक्ष्य क्या था, ये महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो जिनके पास मसल पावर था, जिनके पास मनी पावर था और जो जीत कर गए लेकिन वो प्रतिष्ठा अर्जित समाज में नहीं कर पाए। जो उनके खिलाफ लड़ने वाला ये वैसे ही है कि जैसे एक सूरज के सामने एक दिया कहता है कि चल तू डूब रहा है तो क्या मैं अब रोशनी करूंगा। तो ये वो लोग हैं, कितने कैसे नाम हम सुने हैं आपने, कोई वो अतीक अंसारी का और पप्पू यादव और पता नहीं क्या क्या नाम है, वो उनके खिलाफ कोई तो चुनाव लड़ा था। ठीक, उस आदमी के हौसले की तारीफ क्यों नहीं करते हो आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि राजनीति ऐसी हो गई कि अब राजनीति को लोग पैसा कमाने का माध्यम मानने लग गए, बहुत शॉर्टकट। लोग मानते हैं कि राजनीति पैसा कमाने का एक शॉर्टकट है। मैं समझता हूं ऐसे लोग आते हैं और निकल जाते हैं। ऐसे नाम तो केवल उनका रहता है जिनकी नियत में ईमानदारी और जो राजनीति के मिशन को सही रूप से समझते थे। एक सवाल ये भी बनता है कि राजनीति में सबसे कठिन काम कौन सा है? एक तो यही कहा आपने कि जो मसल पावर और मनी पावर है उनके सामने लड़ना,
जिनके पास अब बहुत पैसा है, उस मनी पावर के सामने जब आप चुनाव लड़ते हो तो आपको बहुत तकलीफ होती है। मैं समझता हूँ कि लेकिन और कठिन काम ये भी, इतनी दूर तक जनता तक पहुंचना, तो अपना समय देना, अपने परिवार के समय की कीमत पर आप रिश्ते बनाते हो लोगों के साथ जी, तो आप वहां कुछ खो रहे हो, यहाँ पाने के लिए आप वहां कुछ खो रहे हो। हाँ। तो ये कठिन समय तो है। जब घर लौट के जाता हूँ और देखता हूँ पत्नी कभी बीमार थी, कभी कुछ और था, तो वो पल बहुत कठिन होता है। जी जी जी। आजकल नरेंद्र जी, आज की जो राजनीति है देश की, अपन राजनीति देखें, कोई भी दल उठा के देख लो आप, उसमें आजकल निपटाने की राजनीति चल रही है, एक दूसरे को निपटाओ। ये कितना सफल है? नहीं, मैं ये देखिए, थोड़ा बहुत पहले रहा होगा, पर आप इस बात को मानो कि मैं राजनीति से ऊपर उठकर ये बात कह रहा हूँ कि ये पिछले 10 सालों में थोड़ा बढ़ा है। हाँ। और ये जो मुझे लगता है कि भले आज जो सत्ता में है और आज उनको लगता हो कि ये उनका जो तरीका है इसमें ये उनको सफलता दिला रहा है, पर ये लंबे टाइम में, लॉन्ग रन में ये न तो उनको लाभ पहुंचाएगा, न उनके दल को लाभ पहुंचाएगा, न इस देश को लाभ पहुंचाएगा। जिस दिन जनता इस बात को समझ लेगी कि अगर आपके यहाँ इनकम टैक्स आ रहा है, आपके यहाँ ईडी आ रहा है, आप और किसी तरीके से निपटाए जा रहे हो, आप पर कोई फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, तो एक ना एक दिन, भले आज जनता नहीं समझेगी, एक दिन तो समझेगी इस बात को। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की राजनीति बहुत लंबी चलती है। 2 सवाल और है मेरे, उसमें से एक सवाल तो ये महत्वपूर्ण है कि देश में कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों होती चली जाएगी? देखो, ये जो कमजोरी कांग्रेस की है ना, वो हर राजनीतिक दल, और वो कांग्रेस की कमजोरी नहीं है। नहीं, देखिए इस बात को समझना, आप इस बात को समझिए। आप, कांग्रेस इस मायने में कमजोर है कि वो बहुत कम राज्यों में सत्ता में है, उसके विधायक कम है, उसके सांसद कम है, इस नाते कांग्रेस एक कमजोर पार्टी है। अगर आप कांग्रेस की विचारधारा पे बात करें तो जिस दिन मोहन भागवत जी आरएसएस के सरसंघ संचालक कहते हैं कि इस देश में हिंदू या मुसलमान दोनों का डीएनए एक है, इस देश में मुसलमान को इस देश के बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये सबका विश्वास उन्होंने किसके लिए कहा? ये कांग्रेस की, मूल रूप से कांग्रेस की विचारधारा है। तो कांग्रेस चुनाव में हार रही होगी, अपनी विचारधारा से पराजित नहीं हो रही है। और मैं अपने मित्रों को हमेशा कहता हूं, मैं नहीं जानता कांग्रेस सत्ता में कब लौटेगी या नहीं लौटेगी, लेकिन एक बात अच्छी तरह से जानता हूं, इस देश को जहां इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विविधताएं हैं, इतने धर्म हैं, इतनी जातियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतनी तरह की संस्कृतियां हैं, उस देश को केवल कांग्रेस की विचारधारा से एक रखा जा सकता है। तो ये मान के चलिएगा, भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करती है कि थोड़ा सा मध्यम वर्गीय बनने की कोशिश करें, फिर जब चुनाव आता है तो फिर वो अपनी कट्टरपंथ पे आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आप सुनोगे कि राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि कश्मीर में हम सब वर्गों से बात है। सब, ये सब कौन है? आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूं। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब मोहन भागवत जी कहते हैं, तो फिर इसका क्या आशय है? कोई पार्टी राज करे, इस देश में कांग्रेस, ये देश कांग्रेस की विचारधारा से ही चलाया जा सकता है और एक रखा जा सकता है। तो यदि आप विचारधारा की स्वीकृति की बात करते हो तो कांग्रेस आज भी सफल है। चुनाव की बात करते हो तो मैं मानता हूं, मैंने आपसे कहा कि सत्ता के साथ विकृतियां आती हैं। हमने 60 साल राज किया इस देश में, और जब 60 साल राज करते हैं तो उसके बाद बहुत तरह की विकृतियां आती है। मेरी पार्टी में भी आई, मैं इनकार नहीं करता हूं। जी 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 जी। लेकिन बाकी लोगों में तो 10 साल में आ गई जी। इतना खराब होने के बावजूद भी, कांग्रेस में इतनी गलतियां होने के बावजूद भी, हमारा भी एक वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गया, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। इसके बावजूद आप ये मानो कि ये उदाहरण कि नरसिंह राव जी ने अटल जी को संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना देश का प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष बनाया, राजीव जी ने ऐसा किया या अटल जी ने कुछ किया होगा। ठीक, तो ये जो प्रजातंत्र को मतलब मजबूत, कांग्रेस में वो गिरावट, तभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि सारे विपक्ष के नेताओं पर ईडी चली गई, विपक्ष के नेताओं में इनकम टैक्स चली गई,
विपक्ष के नेताओं के ऊपर फर्जी केस लगा दिए गए। ऐसा इतना कभी आपने नहीं सुना। तो कांग्रेस में सत्ता की विकृतियां आई, स्वीकार करता हूं, और हमें 60 साल लगे जिन विकृतियों को आने को, वो दूसरों में 10 साल में भी नहीं लगे उसको। तो ये हमारी कमजोरियां, हमारे लोग भी एक ना एक दिन इसको समझेंगे, और मैं समझता हूं हम फिर ठीक हों। मेरा अंतिम सवाल आपसे, 2003 के बाद आपने मनासा में कोई चुनाव नहीं लड़ा। अब 23 में सत्ता पार्टी टिकट देने थे, मुझे नहीं पता। एक रिश्ता आपका जो बना, यह सवाल मैंने गांव में बहुत सारे लोगों से पूछा। नरेंद्र ने तो कोई चुनाव नहीं लड़ा। गांव के लोग कहते हैं नरेंद्र नाटा होंगे तो कांग्रेस जीत सकती है। ये बात गांव के पब्लिक के बीच में से आती है। सर, आपने इससे क्या रिश्ते बनाए? ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं राजनीति करने आया नहीं, मैं राजनीति करने आया था, पहला चुनाव जीता मैं, और मुझ पर पहले चुनाव में आरोप लगाया गया 85 में कि ये आया है चुनाव लड़के जीत के चला जाएगा ये। तब मैंने कहा था कि नहीं, जीतूं या हारूं, रहूंगा यही। आज 1985 को 2023 हो गया है, 20 साल से चुनाव नहीं लड़ा हूं। और मैंने क्या रिश्ते बनाए, ये मेरे कार्यक्रम में आए हुए लोगों को देख लीजिए आप, ये आपको बताएं। और ये भी आप समझिए कि ये नरेंद्र नाहटा अपनी बर्थडे की पार्टी नहीं दे रहा है जी, ये वो रिश्ते हैं जो नरेंद्र नाहटा को उसका नरेंद्र नाहटा का जन्मदिन मना रहे हैं जी। ये नरेंद्र नाहटा के मित्र लोग हैं, ये उसके साथी लोग हैं, ये उसका उसके कार्यकर्ता हैं, ये उसकी टीम है। जो आज 20 साल से जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा, उसका जन्मदिन मना रहे हैं। और जो उत्साह मुझ में नहीं है, वो मेरे साथियों में है। तो यही तो मुझे मेरी उपलब्धि है मेरे जीवन की। मेरी उपलब्धि नहीं कि मैं कितनी बार एमएलए रहा, कितनी बार मंत्री बना। मेरे जीवन की उपलब्धि यह है कि मैंने 1985 में एक वादा किया था कि जीतूं या हारूं, इस क्षेत्र को अब नहीं छोड़ूंगा। पहली बार यह हुआ कि सुंदरलाल जी बटवा एक विशाल व्यक्तित्व थे, उनके आगे नरेंद्र नाहटा पहली बार चुनाव लड़ने वाला लड़का कहां लगता था। लेकिन अगर जनता ने मुझे विश्वास दिया 1985, मैं 2023 में भी इस विश्वास को निभा रहा हूँ। इसी ने मेरे रिश्ते बनाए, इसी ने मेरे रिश्ते। आज आपका जन्मदिन है, मेरे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कुछ कहेंगे सीधा आप? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यहां मैं मनासा में हूं, और हर बार इस बात को कहता हूं, अपने क्षेत्र का विकास आपकी और मेरी, हम सबकी एक सामूहिक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। और कभी भी इस बात को मान के चलिए कि विकास राजनीति नहीं करती, राजनेता नहीं करते हैं, समाज करता है, हमारा सामूहिक प्रयास करता है, हम सबकी इच्छाएं करती हैं। आइए हम सब मिलें, एक साथ बात करें। हमारे राजनीतिक विचारधारा भिन्न हो सकती है, लेकिन एक संकल्प और एक प्रतिबद्धता हम सबकी होनी चाहिए कि मनासा विधानसभा का हम किस तरीके से उसको आगे ले जाएं, उसको प्रगति के रास्ते में बहुत तेजी से कैसे दौड़ाएं। और यदि अगर हम सब ने मिलकर ये सामूहिक संकल्प किया, तो मुझे कोई संदेह नहीं कि मनासा एक दिन जैसे राजनीति में भंवरलाल नाहटा, बालकवि बैरागी और सुंदरलाल पटवा जी ने इस क्षेत्र को एक पहचान दी है। मैं समझता हूं कि हम सब लोगों मिलकर, हमारी सामूहिक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि मनासा का विकास ऐसा हो कि मनासा को फिर हम एक नई पहचान दे सकें, और आने वाली पीढ़ी को ऐसा मनासा सौंप सके कि वो कल हम पे गर्व करे। तो मैं समझता हूँ अगर हम ऐसा कर सकेंगे तो अपने क्षेत्र और अपने अंचल और अपनी मिट्टी का कर्ज उतारने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने समय दिया। थैंक यू सर।